जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1930 में लॉन्च हुआ था। 1930 में जो है इसको लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और इसका एम था स्वराज। स्वराज का मतलब हुआ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इस जो मूवमेंट है उस मूवमेंट का गोल था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इस मूवमेंट में बिहार ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था। तो 6 अप्रैल 1930 जो है वो डेट जो है फिक्स की जाती है गांधी जी के द्वारा कि उस दिन जो है सॉल्ट सत्याग्रह किया जाएगा, यानी नमक आंदोलन जो है उसकी डेट 6 अप्रैल 1930 गांधी जी के द्वारा फिक्स किया जाता है। और इसी के संबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने फरवरी में जो है सॉल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के संबंध में जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है बात की रहती है पटना के एक कॉन्फ्रेंस में। पटना के एक बार वो पटना में जो है स्पीच दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो है वो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट का जो जिक्र है वो करते हैं। और बाद में चल के जो है गांधी जी के द्वारा जो है 6 अप्रैल 1930 जो है वो डेट डिसाइड की जाती है कि इस दिन जो है वो नमक आंदोलन किया जाएगा, यानी नमक बना के जो है सॉल्ट लॉ को जो है तोड़ा जाएगा। उसके बाद 31 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में जो है जवाहरलाल नेहरू जी भी बिहार आते हैं और बिहार के सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर इलाके में जो है वो टूर करते हैं। और उनका टूर जो रहता है वो बिहार के लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन जो है वो बनता है। 16 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में पटना में जो है हमें मोस्ट हीरोइक जो सीन्स हैं वो देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे जो है पुलिस के द्वारा लोगों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया, लाठीचार्ज किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने जो है नॉन वायलेंस का ही जो है अपनाया रहा। मतलब कि नॉन वायलेंस पे कायम रहे, उन्होंने वायलेंस नहीं किया। कितना भी लाठीचार्ज हुआ उसके बावजूद भी जो है लोगों ने वायलेंस नहीं किया। पीपल जम्प्ड इनटू एक्शन विथ परफेक्ट नॉन वायलेंस। ठीक है, परफेक्ट नॉन वायलेंस, चाहे कोई भी कंडीशन हो या कोई भी समस्या हो, कितना भी जो पुलिस जो है वो टॉर्चर करे लोगों को, लेकिन किसी ने भी जो है नॉन वायलेंस, किसी ने भी वायलेंस जो है वो नहीं किया। 16 अप्रैल 1930 को एक सत्याग्रह का इनॉग्रेशन किया जाता है पटना में, और जो वॉलंटियर्स हैं वो जो है जुलूस के रूप में वो प्रोसीड करते हैं नारस पिंड की तरफ। और नारस पिंड जो है वो ये प्लेस जो है वो सेलेक्ट किया गया था कि यहाँ पे नमक बनाकर जो है नमक कानून जो है उसको तोड़ा जाएगा। तो नारस पिंड जो है ये पड़ता है पटना में। तो यही प्लेस जो चूज़ किया गया था कि यहाँ पे नमक बना के जो नमक सॉल्ट लॉ है उसको ब्रेक किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब लोग यहाँ पहुँचे सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए, तो यहाँ पे पुलिस के द्वारा जो है इन लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये लोग यहाँ से नहीं हटे। तो उसके बाद पुलिस के द्वारा जो है लाठीचार्ज कर दिया गया, और इसमें जो है कई वॉलंटियर्स जो है वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। और यहाँ पे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अब्दुल बारी, इन पे भी बहुत बुरी तरीके से जो है अटैक किया गया पुलिस के द्वारा, जब वो भीड़ को जो है थोड़ा काबू करने की कोशिश कर रहे थे पटना कॉलेज के पास। तो यहाँ पे भी इनके ऊपर भी जो है लाठीचार्ज किया गया, और बाकी जो भी वॉलंटियर्स थे उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया, और बहुत बुरी तरीके से जो है जख्मी किया गया यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो पुलिस वाले थे उनके द्वारा। और आचार्य के प्लानिंग के ऊपर भी जो है लाठीचार्ज किया गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है इनको भी लाठी से मारा गया। यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो जो है कुछ लीडर्स के साथ रोड की तरफ जो है वो भी टहल रहे थे, घूम रहे थे, तो उन पे भी जो है अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे अटैक किया गया। इसी दौरान बिहार के भागलपुर में जो है एक कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, एक रेगुलर कैंप जो है वॉलंटियर्स के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया, जहाँ पे वो जाके लाठी प्ले की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, जो ड्रिल है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है भागलपुर में एक रेगुलर कैंप का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किया गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार जो है वो डिसाइड करती है कि ये जो कैंप है इसको जो है अनलॉफुल असेंबली घोषित कर दिया जाए, और इसको जो है इस कैंप को ख़त्म कर दिया जाए। तो पुलिस क्या करती है, पुलिस इस कैंप को सीज़ कर लेती है, और यहाँ तक कि जो कांग्रेस की वहाँ की लोकल ऑफिस होती है उस लोकल ऑफिस को भी पुलिस सीज़ कर देती है। और राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी और कुछ और लीडर्स वहाँ प्रेजेंट रहते हैं, उनके सामने ही जो है उस कैंप को जो है पूरा डिसमेंटल कर दिया जाता है, तहस नहस कर दिया जाता है, पूरा तोड़ के उसको बर्बाद कर दिया जाता है।
और इसके विरोध में क्या होता है कि बिहपुर पुलिस स्टेशन के 150 चौकीदारों में से 130 चौकीदार जो हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं। और यहाँ तक कि ये सरकार का जो ये एक्शन रहता है, इसको जो है भागलपुर के जो लिबरल्स हैं उनके द्वारा भी इस एक्शन को कंडेम किया जाता है। और उस टाइम जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में 5 नए इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं इंडियन, वो भी क्या करते हैं कि अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं इस एक्ट के विरोध में। वो भी अपने पोस्ट से, जो ये 5 न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देते हैं। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में भी लोगों ने जो है नमक बना के जो शॉट ला था उसको ब्रेक किया, और अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिन्हा, नंद कुमार सिन्हा ने इन दोनों लोग के लीडरशिप में भी जो है जो कांग्रेस की एक्टिविटीज़ थी वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में रैपिडली जो है वो इंक्रीज़ होती रहीं। और यहाँ पे एक मूवमेंट चलाया गया था कि कोई भी जो है वो जो चौकीदारी का टैक्स जो ब्रिटिशर्स लेते थे, चौकीदारी का टैक्स जो है कोई भी पे नहीं करेगा। तो ये मूवमेंट जो है मुंगेर से जो है बाकी के बिहार के जो इलाके हैं उसमें ये मूवमेंट स्प्रेड होता है, और इसी के अगेंस्ट में बिहार सरकार जो है कड़ा एक्शन लेती है इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए, इस मूवमेंट को दबाने के लिए। तो जो लोग टैक्स नहीं पे कर रहे थे, जो चौकीदारी टैक्स लोग नहीं पे कर रहे थे, तो उनकी प्रॉपर्टी को जो है कब्ज़ा कर लिया जा रहा था। जो भी उनके गुड्स वगैरह थे, जो भी उनके सामान वगैरह थे, वो कब्ज़ा कर लेते। यहाँ तक कि जो हल वगैरह है वो भी कब्ज़ा कर ले रहे थे, और जो जानवर है वो भी लेके चले जाते थे। ग्रेन्स हो गए, बर्तन हो गए, ठीक है, ये सभी जब चौकीदारी टैक्स ये लोग पे नहीं करने लगे तो इनके सामान वगैरह जो है ये उठा उठा के ले जाने लगे। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो उस टाइम जो है 1931 में जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे 1930 में, 31 में और 32 में। और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो जब गांधी जी जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, वो थोड़ा वीक होने लगता है, ठीक है। तो 5 मार्च 1931 से लेके 1 जनवरी 1932 के बीच में गांधी जी जो है वो लंदन में रहते हैं, और इस दौरान जो है इंडिया में ये मूवमेंट जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये जो है वो वीक होने लगता है। और उसके बाद जब गांधी जी वापस आते हैं तो फिर से जो मूवमेंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो फिर से रिज्यूम हो जाता है, ठीक है। जहाँ से छोड़ के गए थे वहाँ से फिर से वापस से रिज्यूम हो जाता है। इनके जाने के बाद जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो ब्रिटिशर्स ने जो है इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए, इस मूवमेंट को दबाने के लिए जो है बहुत कड़े स्टेप लिए, और साथ ही साथ जो है कई ऑर्डिनेंस यानी कई अध्यादेश भी जो है वो पारित किए गए, ठीक है। कई अध्यादेश पारित किए गए ताकि इस मूवमेंट को क्रश किया जा सके, ठीक है, इस मूवमेंट को ख़त्म किया जा सके। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे ऑर्डिनेंसेस पारित किए गए कि जो पेरेंट्स हैं, अगर मान लीजिए उनका कोई बच्चा उनकी कोई गलती करता है तो उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियन को सज़ा दी जाएगी, उनके गार्जियन को पनिश किया जाएगा, ठीक है। अगर उनके गलती लड़के से या उनके बच्चे से कोई गलती होती है तो पेरेंट्स और गार्जियन को भी पनिश किए जाने का जो ऑर्डिनेंस है वो पास किया गया है, ताकि जो ये मूवमेंट है इसको कैसे भी करके ये अंग्रेज जो है किसी भी तरीके से इसको दबा सकें। और कई प्लेसेस पे जो है फायरिंग का सहारा लिया गया, कई प्लेसेस पे जो है लोगों पे, निहत्थे लोगों पे जो है गोलियां चलाई गई, जैसे मोतिहारी में, शिवहर में, रोसेरा, बेगूसराय, तारापुर, ठीक है। पुलिस ने जो है लोगों पे, निहत्थे लोगों पे फायरिंग की। और इवन अंडर द दीज एक्सट्रीमली सर्कमस्टांसेस द एनुअल कांग्रेस सेशन, और ऐसी बुरे हालत होने के बाद भी जो कांग्रेस का एनुअल सेशन है वो दिल्ली में होता है 24 अप्रैल 1932 को। और इस कांग्रेस के सेशन में कांग्रेस के द्वारा जो है जो लोगों के द्वारा जो बलिदान किया गया था, जो लोग घायल हुए थे या जो लोग मारे गए थे लाठीचार्ज में, उनको जो है अप्रिशिएट किया गया, उनको जो है जो मारे गए थे लोग उनको जो है श्रद्धांजलि दिया गया, ठीक है। तो इसलिए जो है ये कांग्रेस का सेशन है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और इसके बाद जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है कई बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट किया गया, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी जो है अरेस्ट कर लिया गया, और साथ ही कुछ और लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया। और लेकिन इसके बावजूद भी जो ये मूवमेंट है ये जो है लोगों के द्वारा चलाया गया। लोग जो है यहाँ पे जो है टैक्स वगैरह पे नहीं करते थे, ठीक है। और उसके बाद लेकिन बाद में कुछ सरकमस्टेंसेस की वजह से क्या होता है कि 1934 में गांधी जी ये मूवमेंट जो है उसको विड्रॉल कर लेते हैं। गांधी जी इस मूवमेंट को 1934 में जो है सस्पेंड कर देते हैं।
उसके बाद जो नेशनल लीडर्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि अब हम जो है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब वो डिसाइड करते हैं कि हम कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री के बारे में, यानी जो पहली कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनी जब इलेक्शन हुआ उस बारे में। तो बिहार में जो पहला लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन हुआ वो होता है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में जो है बिहार में इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं बिटवीन 22 एंड 27 जनवरी 1937। तो याद रखिएगा डेट, 1937 को जो है बिहार में पहली बार इलेक्शन होता है। और ये इलेक्शन किस एक्ट के अंदर में होता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में जो है पहला इलेक्शन बिहार में कंडक्ट करवाया जाता है। और इसमें से 152 सीट्स में से जो है कांग्रेस ने इलेक्शन जो है कंटेस्ट किया 107 सीट्स पे, और कांग्रेस को जो है इसमें से 98 सीट्स मिली। 98 सीट्स पे जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की। और कांग्रेस को जो है 5 सीटें जो हैं वो जनरल अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, और 68 जो हैं वो जो है रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में मिली। ठीक है, तो अर्बन में जो है कांग्रेस को 5 सीटें मिली और 68 सीटें जो हैं वो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी से मिली। उसके अलावा स्केड्यूल क्लासेस की जो सीटें हैं 15 थी, उसमें से 14 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली। ठीक है, और 7 सीटें मुस्लिम सीट्स थी जिसमें से 5 जो है वो कांग्रेस को मिली। लेबर सीट जो है 3 थी जिसमें से 2 जो सीट है वो भी कांग्रेस को मिली। साथ ही साथ जो है कुछ आदिवासी को भी जो है इसमें सीट जो है मिली इस इलेक्शन में। उसके बाद जो है इलेक्शन के बाद एक मीटिंग होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो है एक मीटिंग होती है 8 जुलाई 1937 को। और इस मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाता है कि जो कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, अगर मान लीजिए कि उनको जो है कोई ऑफिस दिया जाता है तो वो उस ऑफिस को जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उनको साफ साफ ये क्लियर कहा जाता है कि आप तो है जो है वो ऑफिस एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मैनिफेस्टो है आप हमारे मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। उसके अलावा आपको जो अंग्रेज़ जो भी ऑफिस दे रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन आप हमारे मैनिफेस्टो के अंडर में रह के ही आप अपना काम वहाँ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1937 में जो इलेक्शन हुआ बिहार में उसके बारे में। तो 20 जुलाई 1937 को जो है कांग्रेस मिनिस्ट्री बनती है बिहार में, और जिसके हेड होते हैं श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह जो है वो पहले हेड होते हैं। और इस मिनिस्ट्री में जो है कुछ और भी मिनिस्टर्स शामिल हैं, जैसे अनुग्रह नारायण सिन्हा, सैयद महमूद, जगलाल चौधरी। उसके अलावा राम दयालु सिंह जो हैं वो पहले स्पीकर बनते हैं बिहार के, और प्रोफेसर अब्दुल बारी वो डिप्टी स्पीकर बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा नाम, राम दयालु सिंह जी वो स्पीकर बनते हैं और प्रोफेसर अब्दुल बारी जो हैं वो डिप्टी स्पीकर बनते हैं बिहार के। बलदेव सहाय को जो है अपॉइंट किया जाता है एडवोकेट जनरल के पोस्ट पे। ठीक है, बलदेव सहाय को एडवोकेट जनरल के पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है। वहीं मिस्टर ब्रेट को अपॉइंट किया जाता है एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। ठीक है, मिस्टर ब्रेट बनते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। उसके बाद मिस्टर ब्रेट जो हैं एक सर्कुलर इशू करते हैं। ठीक है, एक सर्कुलर इशू करते हैं, और उस सर्कुलर का जो विरोध है वो इस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। और मिस्टर ब्रेट से कहा जाता है कि आप जो है इस सर्कुलर को विड्रॉल कर लीजिए, वापस ले लीजिए। तो इन पे जो है फोर्स डाला जाता है कि आप जो है सर्कुलर को वापस ले लीजिए। तो जो मिनिस्ट्री है वो ये चाहती थी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यानी जिन स्वतंत्र सेनानियों को जो गिरफ्तार किया गया है उनको रिलीज़ कर दिया जाए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो गवर्नर हैं वो मना कर देते हैं, वो रिलीज़ करने से मना कर देते हैं। तो सारी की सारी जो मिनिस्ट्री है वो रिज़ाइन कर देती है। बाद में फिर से जो मिनिस्ट्री है वो अपने ऑफिस को रिज्यूम करती है इन द मंथ ऑफ फरवरी 1938। 1938 में अपने ऑफिस को फिर से वो लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेकर के, और उस एग्रीमेंट के बाद जो है 1938 में फिर से जो मिनिस्ट्री थी वो कंटिन्यू करने लगती है। 16 अक्टूबर 1939 को श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा जो है एक असेंबली में जो रेजोल्यूशन है वो पेश किया जाता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है इनवाइट किया जाता है कि वो जो है एक क्लियर डिक्लेरेशन दें कि वो मतलब कि हम लोगों ने जो है डिसाइड कर लिया है कि अब जो है इंडिया को हम
रिगार्ड करते हैं एज इंडिपेंडेंट नेशन, और हम अपना खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना खुद का संविधान जो है वो बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है रेजोल्यूशन पास किया जाता है, और रेजोल्यूशन जो है ये जो है 73 लोगों के द्वारा जो है ये रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। उसके बाद बिहार मिनिस्ट्री जो है वो फिर से रिज़ाइन कर देती है 31 अक्टूबर 1939 में, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो अंग्रेज़ों के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसलिए जो है ये मिनिस्ट्री फिर से रिज़ाइन कर देती है। उसके बाद 3 नवंबर 1939 को गवर्नर जो है वो एक प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं अंडर सेक्शन 93 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 93 जो गवर्नर हैं वो ये कहते हैं कि सारी जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगी वो हमारे अंडर आ जाएंगे। ठीक है, तो सारी पावर्स जो हैं वो अपने अंडर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री जो है वो रिज़ाइन कर दी रहती है इस वजह से। उसके बाद 26 जनवरी 1940 को जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है बिहार में, और इसमें जो है कुछ स्टूडेंट्स भी जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इस सेलिब्रेशन में। उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण जी को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंडर में जो है जयप्रकाश नारायण जी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कहा जाता है कि इन्होंने जो है हेट स्पीच डिलीवर की थी जमशेदपुर में ऑन 18 फरवरी 1940। और इनका जो अरेस्ट है इसके वजह से फिर से जो है बिहार में डिसकंटेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और एंड द गवर्नमेंट स्टार्टेड यूजिंग डिफेंस ऑफ इंडिया रूल एक्सटेंसिवली एंड रिगरसली। और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जो है वो ये कहता था कि अगर मान लीजिए कि आप कोई भी सरकार के विरोध में कोई भी बात बोलते हैं तो आपको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस रूल का जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और कई पॉलिटिकल लीडर्स को जो है अरेस्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रामगढ़ कांग्रेस के बारे में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।